हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लास 10th जे प्रक्रम पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बायोलॉजी का 6 पार्ट है, जिसमें हम पौधों और जानवरों में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। सजीव वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं होती हैं जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती हैं, जैसे जंतु और पौधे आदि। अब निर्जीव वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जिसमें जीवन में के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता, जैसे चट्टान, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि। अब सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? निर्जीव, सजीव, ये पोषण नहीं करते हैं, ये पोषण करते हैं। इनमें श्वसन नहीं होता है, इनमें श्वसन होता है। ये जनन नहीं करते, ये जनन करते हैं। इसमें वृद्धि नहीं होता, इनमें वृद्धि होता है। ये स्थान परिवर्तन नहीं करते, ये स्थान परिवर्तन करते हैं। जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार, पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषण। इसके 3 प्रकार होते हैं। मृतजीवी पोषण, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। परजीवी पोषण, जैसे गोलकृमि, मलेरिया, परजीवी। प्राणी संपोषण, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य। अब स्वपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों, जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे उदाहरण हरे पौधे। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी की जाती हैं। अब प्रकाश संश्लेषण, ये वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में मिल जाते हैं, जो शरीर के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 ग्लूकोज ये बना देता है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, जिसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे एवं इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं घटनाएं, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों की कोशिकाओं में जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, हरे बिंदु कोशिकांग हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। रंध्र, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाशों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। रंध्र की रचना और क्रिया, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों को चारों ओर से 2 कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें द्वार कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं रंध्रों के खुलने या बंद होने के लिए उत्तरदायी है। जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तब वे फूल जाती है, जिससे छिद्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तब छिद्र बंद हो जाता है। रंध्र से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। अब विषमपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे उदाहरण मानव व अन्य जीव।
विषमपोषी पोषण के प्रकार: प्राणी संभोज, मृतजीवी, परजीवी पोषण। अब प्राणी पोषण भोजन, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण जैसे अमीबा, मानव। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण फफूंदी, कवक। परजीवी पोषण, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जोंक, अमरबेल, जूं, फीता, क्रम। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। अमीबा ये एक कोशिकीय अनिश्चित आकार वाला प्राणी संपोषी जीव है। कूट पादों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के भोजन शैवाल के छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थ हैं। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण 3 चरण में होता है। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण अमीबा कोशिकाएं सतह से उंगली जैसे स्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रबंध भोजन के कणों को घेरे लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। पाचन, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य से विस्तारित हो जाती हैं। बहिष्करण, बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पश्चाव की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होता है। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग तथा अंगतंत्र होते हैं, जैसे मानव। मनुष्य में पोषण के चरण: मुख-गुहा, आमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बृहदांत, बड़ी आंत। मुख-गुहा, भोजन को मुख गुहा में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और लार ग्रंथ से निकलने वाला लार या लालारस भोजन से पेशीय झिल्ली द्वारा मिलाया जाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में क्रमाकुंचन गति द्वारा गमन करती है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस या टायलिन कहते हैं। यह मंड को शर्करा में खंडित करता है। मनुष्य के मुखगुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। नंबर 1 पेरोटिड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। आमाशय, मुंह में आमाशय तक भोजन ग्रीष्का या एसोफेगस द्वारा क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति के अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने से यह सहायता करती है। आमाशय के भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा इस्लेमा का स्रावन करती है। जठर रसों या पाचक एंजाइम के कार्य: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक अम्लीय माध्यम में तैयार करता है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। यही HCl जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। भोजन में आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। श्लेष्मा या म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित करता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। आमाशय में प्रोटीन के साथ साथ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिस लाइपेज के द्वारा होता है। अब क्षुद्रांत, छोटी आंत। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधी पेशीय द्वारा नियंत्रित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल। यहाँ आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, जिनको अग्नाशय के एंजाइम के क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा किया जाता है। वसा आंत में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिस पर एंजाइम का कार्य मुश्किल से होता है।
एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पित्त लवण उसे छोटे गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस क्रिया को इमल्सीकरण भी कहते हैं। अग्नाशयिक रस के कार्य। अग्नाशयिक रस का स्त्राव करता है, जिसमें प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम तथा इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। आंतररस के कार्य। क्षुद्रांत ग्रंथों द्वारा आंतररस स्थापित होती है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। क्षुद्रांत छोटी आंत की संरचना। पाचित भोजन को आंत की भित्ति में अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रबंध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की जाल होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, या इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। अब बृहदान्त्र या बड़ी आंत। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहां अधिक संख्या में दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस बद्ध पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य के दांतों के प्रकार। एक वयस्क मनुष्य के मुखगुहा में कुल 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कर्तनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, अग्र चर्वणक, प्रीमोलर, चर्वणक या मोलर। दंत क्षरण। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार द्वारा शर्करा में होता है, जिस पर जीवाणु क्रिया करके आम्ल बनाते हैं, जिसमें इनेमल का मृदुकरण होता है। अनेक जीवाणु खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाग बनाते हैं, जो दांत को ढक लेता है। इससे ब्रश द्वारा नहीं हटाया गया तो वे मंजा में पहुंचकर जलन पैदा करते हैं। इस प्रकार दंत क्षरण शुरू होता है। श्वसन। पोषण। प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन के प्रकार। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं: वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में मौजूद कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। इस अभिक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। परिणाम स्वरूप जल, CO2 और ऊर्जा की प्राप्ति है। ऊर्जा ATP में संचित हो जाती है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एंजाइम की मदद से होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। परिणाम स्वरूप इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल तथा CO2 का निर्माण होता है। इसमें आंशिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा CO2 के 2 अणु बनते हैं। वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन के अंतर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। एक कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एक केवल कोशिका द्रव्य में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 36 ATP, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है 2 AP। उदाहरण मानव, उदाहरण ईस्ट। कोशिकीय श्वसन द्वारा निकली ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाती है, जिसे कोशिका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका श्वसन आंतरोष्म या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब पौधों के रात्रि तथा दिन में निम्न घटनाएं होती हैं, जिसे रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन मुख्य होता है की घटना है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जिससे केवल ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जलीय जीवों में श्वसन। जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम
होने के कारण उनकी श्वास दर स्थलीय जीव की अपेक्षा कम होती है। जैसे मछली अपने मुंह द्वारा जल लेकर उसे बलपूर्वक क्लोम तथा पहुंचाती है, इसलिए ऑक्सीजन रुधिर में ले जाता है। कुछ जीवों के श्वसन अंग। जीवों के नाम: श्वसन: मछली, गलफड़ या गिल्स, मच्छर, श्वासनली या ट्रकिया, केंचुआ, त्वचा, मनुष्य, फेफड़ा। मानव श्वसन तंत्र: नासाद्वार, फिर उसके बाद ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिका, फुफ्फुस, फेफड़े, कूपीय कोश, रुधिर वाहिकाएं। मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि: मनुष्य के शरीर के अंदर वायु नासाद्वार द्वारा जाती है। नाक में उपस्थित महीन वाल्वा श्लेष्मा वायु के साथ अंदर जाने वाली अशुद्धियों को रोक लेते हैं। ये अशुद्धियां परागकण, धूल, मिट्टी, जीवाणु, राख आदि हो सकती हैं। नासाद्वार से अंदर चुकी वायु ग्रसनी व कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती हैं। ग्रसनी ये श्वसन व पाचन तंत्र के लिए समान मार्ग है। कंठ या स्वर यंत्र या श्वास नली के ऊपर ग्रसिका के सामने उपस्थित एक नली जिसकी लंबाई वयस्कों में लगभग 5 सेंटीमीटर तक होती है। कंठ में उपस्थित बले उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। श्वास नली से होकर वायु श्वसनी के माध्यम में फुफ्फुस में प्रवेश करती है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत के गुब्बारे में रचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कोशिकाओं के भीतर में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप बच्च गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर लेती है। रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कोशिका रुधिर का वाहिका का रुधिर कोशिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मानव श्वसन क्रिया: अंतःश्वसन: श्वसन के दौरान श्वसन बच्ची गुहा फैलती है। बच्ची गुहा में अपने मूल आकार में वापस आ सकती है। पसलियों में से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं। पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं। बच्चा ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। बच्चा अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है। वायु फेफड़े में भरती है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। संवहन: मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र है। संवहन तंत्र कहलाता है। मानव में वहन: मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव हैं हृदय, रक्त नलिकाएं, धमनी व शिरा। वहन: माध्यम, रक्त व लसिका। हमारा पंप हृदय। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने के रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बांटा होता है। हृदय का दायां बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने लाभदायक होता है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का संचरण करता है। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करता है। अब रक्तदाब: रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्त नलिकाएं: धमनी, शिरा, धमनी। अब हम धमनी के बारे में पढ़ेंगे। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। वाल्व नहीं होते, ये सतह ऊनी होती है।
ये सतही नहीं होती, ये ऊतकों के नीचे पाई जाती है। शिरा। शिराएं विभिन्न अंगों से अनोक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। अपवाद फुफ्फुस शिरा। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वाल्व होते हैं, ये सतही होती हैं। लसिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में मोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। पादपों में परिवहन। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। ये प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक तथा विलीय खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति में तथा पौधे में ताप नियमन में सहायता मिलती है। पौधे में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन से स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों में पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विस्तरित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता है हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्रमार्ग से यह निकल नहीं जाता। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वज्र हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। वृक्काणु के प्रमुख भाग इस प्रकार हैं। केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। फोमेन संपुट नलिकाकार भाग संग्राहक वाहिनी। अब वृक्क में उत्सर्जन की कोशिका गुच्छ निस्संदन। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल लवण ग्लूकोज अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ से छनकर बोमोन संपुट में आ जाते हैं। वर्णनात्मक पुनः अवशोषण वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल व लवण जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका स्त्राव। यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। कृत्रिम वृक्क अपोहन। यह एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्संदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्संदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है।
अब पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ को कोशिकीय रिक्ता में संचित कर रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। हेलो दोस्तों, ये आप लोगों का जे प्रक्रम वाला चैप्टर ये फिनिश हो गया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।